दूसरे से जोड़ने वाले धागे की तरह। आप सोचिए, हजारों साल पहले जब संचार के इतने तेज साधन नहीं थे, तब आइडियाज और कल्चर, विचार और संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते थे। पांड्य साम्राज्य का मोती और मदुरई का कपास आखिर मगध के पाटलिपुत्र में कैसे बहुत प्रसिद्ध हो गया। राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बने महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं कावेरी पट्टनम तक कैसे पहुंच गई। संगम युग की मणिमैखली की चर्चा कश्मीर तक कैसे फैल गई। जब भारत में मॉडर्न पॉलिटिकल यूनिटी का कंसेप्ट भी नहीं आया था, तब से इन रूट्स ने सभ्यता और संस्कृति के विकास और आदान प्रदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि हम महात्मा बुद्ध के बाद के इतिहास पर भी नजर डालें, तब भी हमें यह देखने को मिलता है कैसे दूसरे क्षेत्रों से आकर लोगों ने भारत की संस्कृति को समृद्ध किया और भारत की संस्कृति से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। इन मार्गों का महत्व तब भी इतना ज्यादा था कि व्यापार के लिए समर्पित सड़कें बनाई जाती थी। आप जब सिल्क रूट के बारे में जानते हैं, आप सभी को मालूम है सिल्क रूट के बारे में, जिसने एक तरह से पूरे एशिया और मध्य यूरोप तक को कवर कर लिया था। भारत से भी उस सिल्क रूट का एक बड़ा हिस्सा होकर गुजरता था, जिससे न सिर्फ सामान बल्कि संस्कृति और विचार का भी एक्सचेंज, आदान प्रदान यह होता था। एशिया और यूरोप के बीच कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी सिल्क रूट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, सिर्फ स्थलीय मार्ग का ही नहीं बल्कि जलीय मार्ग का भी ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता में एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ हमारा व्यापार जलीय मार्ग से ही होता था। अरब के जो व्यापारी आते थे वह भारत में जलीय मार्ग से ही आते थे। इन रूट्स का असर हमारे संस्कृति पर, हमारे परंपराओं पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर तो पड़ा ही, साथ ही साथ इन रूट्स ने दुनिया को कई सारी नई चीजें भी सीखने को दी हैं। आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते भी होंगे कि मानसून की हवाओं का जो कंसेप्ट है, और उसको सबसे पहले अरब के यात्रियों ने खोजा था, और वह कंसेप्ट तब खोजा गया था जब वह जलीय मार्ग से भारत में आते और जाते थे। इसी प्रकार भारत में हुई न्यूमेरिक्स, नंबर जो होते की खोज ने भी पहले अरब और बाद में यूरोप तक का रास्ता तय किया था। साथियों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार आई है, तब से हमारे प्रधानमंत्री का इस बात पर विशेष ध्यान रहता है कि सीमावर्ती इलाकों का कैसे अधिकतम विकास किया जाए। यह बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे सीमावर्ती इलाकों को लंबे समय तक उसको उपेक्षित किया गया, कैसे एक लंबे समय तक वहां पर अच्छी क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़िए, एक बेसिक क्वालिटी के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं पहुंचाया गया। परंतु आज स्थितियां बदली हैं। आज सीमावर्ती क्षेत्रों में सेफ, सिक्योर एंड वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर्स को इंश्योर करने के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज इनिशिएटिव भी प्रारंभ किया हुआ है। देश भर में सड़कों के निर्माण की यदि मैं बात करूं तो आज हम प्रतिदिन लगभग 35 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, प्रतिदिन 35 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। इसके अलावा भी हम बड़े स्तर पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थितियां पहले की तुलना में कुछ इस प्रकार बदली हैं कि मुझे आए दिन बीआरओ के किसी न किसी कार्यक्रम में आकर सड़कों का, ब्रिजेस का, टनल्स का और ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने का अवसर मिलता रहता है। साथियों, रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ द्वारा किए गए कामों को नजदीक से कई बार देखने का अवसर भी मिला है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि कैसे बीआरओ ने बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में क्रांति ला दी है। बीआरओ ने जो काम किया है वह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी यह सहायक सिद्ध हो रहा है। पिछले 4 वर्षों में ही आज के 50 नए प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन सहित
बीआरओ ने 13,743 करोड़ रुपए के कुल इन्वेस्टमेंट के साथ 456 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके लिए मैं बीआरओ को बधाई देता हूं। साथियों, बीआरओ की काम की क्वालिटी भी मैं कह सकता हूं ये वर्ल्ड क्लास की है, जिसका एक प्रमुख उदाहरण सेला सुरंग है, जिसका उद्घाटन पिछले वर्ष ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है और मुझे यह बताते हुए बेहद गौरव की अनुभूति हो रही है कि पिछले 5 वर्षों में ही बीआरओ का बजट लगभग 2 गुना हो गया है, जिससे सीमा पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में रिकॉर्ड तोड़ प्रगति हुई है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में बीआरओ ने 16,600 करोड़ रुपए का 16,600 करोड़ का रिमार्केबल एक्सपेंडिचर किया है, जो अपने आप में यह ऐतिहासिक है। साथियों, बीआरओ ने खुद को सबसे चुनौतीपूर्ण और सुरक्षा के सेंसिटिव एरियाज में भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में अपने को स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीआरओ महत्वपूर्ण सड़क प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक निर्माण इस समय कर रहा है। आप सब तो जानते ही हैं कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां तक जाने वालों को ट्रेल ब्लेजर कहते हैं। बीआरओ के मामले में भी मैं यह कह सकता हूं, यहां तक आम सड़कें नहीं पहुंचती वहां बीआरओ पहुंचता है। यानी बीआरओ हमारे देश का रियल ट्रेल ब्लेजर है। जिस कठिन भौगोलिक ज्योग्राफिकल टेरेन जिसे बोलते हैं में आप सब काम करते हैं, जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब काम करते हैं, अपने आप में यह बहुत ही प्रेरणास्पद है। हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में एक्सट्रीम वेदर, लो ऑक्सीजन लेवल्स और बहुत ही कठिन काम करने की स्थितियां जहां रहती हैं, ऐसे में आप काम करते हैं। लद्दाख की ऊंची बर्फीली ऊंचाइयों पर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीहड़ भूभागों तक बीआरओ के जवान लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। और हमारे अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर हमारे केंद्र में जो मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू जी, वो जानते हैं। जब मैं इनसे पूछता था कि आप लोग कन्वेंसिंग कैसे करते हैं चुनाव के दौरान में, तो जब उसकी चर्चा करते हैं तो सचमुच हम लोग तो इधर रहने वाले लोग कल्पना भी नहीं करते। कई बार इन्हें सब जीरो टेम्परेचर, लैंड स्लाइड और अवलांच का भी सामना करना पड़ता है। इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बीआरओ हमारे राष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और यह वास्तव में आपका मोटो, ध्येय वाक्य जो है, कनेक्टिंग प्लेसेस कनेक्टिंग पीपुल, यानी स्थान को जोड़ने का मतलब होता है लोगों को आपस में जोड़ना। साथियों, मैं यहां दोहराने की जरूरत नहीं समझता हूं कि बीआरओ का सबसे बड़ा रोल उसका रणनीतिक रोल है, स्ट्रेटेजिक रोल है। आज की जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए तो यह रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में